हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी अक्षर। आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर। उस टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये जो वर्ड लिखा है डियर ना, ये जो पूरा का पूरा एक सेंटेंस टाइप का लिखा है, इस सेंटेंस में ही बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। उसका नीचे उसका हिंदी वर्जन मैंने लिख दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, बेसिकली ये क्लास 10th का जब हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं, एलजेब्रा हम लोग 7th क्लास 6 क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो 6 में, 7th में, 8th में और 9th में हम लोग इतनी एलजेब्रा पढ़ लेते हैं डियर कि हम लोगों को कुछ बेसिक्स, जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, यानी कि चर और अचर क्या होते हैं, इनका प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ में कैसा कॉम्बिनेशन होता है, ये सारी चीजें हम लोग जान जाते हैं। तो ये सारी बातें जानने के बाद जब हम लोग क्लास 9th में आ जाते हैं, तो 9th में हमको कुछ बेहतरीन लेवल का इक्वेशन पढ़ाया जाता है। उसमें हम लोग फैक्टराइजेशन करना और भी सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। ओके, फिर हम लोग आते हैं 10th क्लास में, और 10th क्लास में जैसे ही हम लोग एंट्री मारते हैं, आपका जो पहला चैप्टर होता है, पहले चैप्टर के बाद फिर दूसरा चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स का आ जाता है। इसके पहले वाला चैप्टर जो है वो आपका कौन सा है, वो रियल नंबर का है। तो रियल नंबर के बाद अगला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है, वो आपका आ जाता है डियर पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स के जस्ट बाद वाला चैप्टर, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 आपका एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 ये आपका जाके बनता है। अब बात ये आती है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्यों कहा गया इसको रैखिक समीकरण, क्यों कहा गया इसको लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले आप ये जानिए डियर कि जब हम लोग क्लास 9th में थे, तो आपको ये बात पता होती है कि भाई जो लाइन का इक्वेशन होता है, वो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन आप y = mx + c टाइप का कुछ पढ़े होते हैं, y = mx + c टाइप का कुछ पढ़े होते हैं। ओके, अब इसी को हम थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे डियर, और आप बताइएगा अगर हम इसको लिख दें a1x + b1y + c1 = अगर हम 0 लिख दें, तो क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो एक लाइन की इक्वेशन नहीं है? तो आप कहोगे भैया बिल्कुल, ये भी इक्वेशन एक लाइन की ही इक्वेशन है। फिर उसके बाद मैं यहीं पे एक दूसरा इक्वेशन लिख दूं, a2x + b2y + c2 = 0, और मैं इसको कह दूं इक्वेशन नंबर 1 और मैं इसको कह दूं इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस जो है डियर, वो हैं लीनियर इक्वेशंस, और why these equations are called of two variables? Because here there are two variables, that is x and y. यहाँ पे दो ऐसे वेरिएबल्स हैं डियर जिनका आपको फाइनली वैल्यू फाइंड आउट करके निकालना पड़ेगा। दैट्स वाई दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास दो लाइन है, सपोज करिए दिस इज द लाइन नंबर 1 और इसकी इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0। ये पहली लाइन है हमारी डियर, और वहीं पे हम एक दूसरी लाइन आपके लिए ड्रा कर देते हैं डियर, और मैं कह देता हूं कि a2x + b2y + c2 = 0। अगर ये दोनों की दोनों लाइन माय डियर, अगर ये दोनों की दोनों लाइन आपके सामने हैं, और मैं आपसे कह दूं कि एक प्लेन है, और एक प्लेन पे इन दोनों लाइन की कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? थोड़ा सोच के बोलिएगा। आज ये जो पहला लेक्चर है हमारा, हम इस पूरे लेक्चर में पूरे चैप्टर के बारे में थारोली एकदम सरफेस लेवल पे बात कर लेंगे, जिससे कि अगले वाले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को तोड़ना शुरू कर दें फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1 टू एंड। ओके डियर, तो चलिए कम ऑन, अब आप हमें बताइए कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं यहां पे इन तीनों
इन दोनों लाइन के एक प्लेन पे खींचे जाने की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो आपके दिमाग में आ चुका होगा, शायद आ चुका हो कि भैया पहली तो ये हो सकती है कि ये दोनों लाइन पैरेलल रहे। ओके, एक कंडीशन, पहले तो ये नहीं आएगा, पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि एक लाइन ऐसी जा रही है तो हो सकता है एक लाइन ऐसी चली जाए, दोनों एक दूसरे को काट दे। बोले हाँ या ना? यानी कि अगर ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये लाइन है a1x प्लस b1, सॉरी ये दूसरी वाली है ना, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो देखिए पहली लाइन आपकी ये चली गई, दूसरी लाइन ये चली गई और ये दोनों लाइन किसी एक जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, काट दी। तो कहने का मतलब पहली पॉसिबिलिटी, दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट। सेकेंड पॉसिबिलिटी आपकी डियर क्या होगी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी चली जाए, दोनों पैरेलल चली जाए, एक दूसरे को टच ही ना करे। यानी कि ये है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? एकदम बिल्कुल एकदम बेसिक से, इतनी बेसिक से बातें करेंगे कि आप बिल्कुल मतलब आप सोच भी नहीं सकते यार, बिल्कुल आप टेंशन ही ना लीजिए। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है माय डियर, आप ये बताइएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी आपके लिए ये बन सकती है कि ये है आपका लाइन नंबर 1 और इसी के ऊपर दूसरी लाइन नंबर 2 भी जा रही है। बोले हाँ या ना? ये पहली लाइन है और ये दूसरी, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी ये लाइंस जो हैं एक दूसरे के ऊपर कैसी हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, संपाती कहते हैं शायद हिंदी में इसको, और इनको क्या कहते हैं, इनको आपको पैरेलल कहते हैं। तो दिस इज द केस नंबर 2 एंड दिस इज द केस नंबर 3। भैया ये फालतू की बातें आप हमसे क्यों कर रहे हो यार, मतलब क्यों ये सब बता रहे हो कि पहला जो है ना, पहला जो है ये यहाँ पे जो है आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे पैरेलल जा रहा है और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर घूम रहा है, क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का? तो यही से आता है इनका हल यही से आता है डियर। जब आप ग्राफिकल मेथड से इनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको ये तीनों केसेस पता होने चाहिए। ये होता है डियर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यानी कि एकल हल कह लो, यानी कि एक हल के लिए एक हल, यानी कि जब आपका पूरा का पूरा ये दोनों इक्वेशन केवल और केवल एक वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, यानी x की केवल एक ही वैल्यू आएगी, y की केवल एक ही वैल्यू आएगी, ऐसे सिचुएशन में ये दोनों एक ही जगह पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इसके लिए होता है डियर, क्या ये एक दूसरे को काट रही हैं? बिल्कुल ये एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। इसका मतलब ये हो गया डियर कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और यहां पे नो सॉल्यूशन, क्या नो सॉल्यूशन, यहां पे नो सॉल्यूशन, यहां पे यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि आप x और y को हल ही नहीं कर सकते, x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, y की कोई वैल्यू नहीं आएगी ही नहीं। हम आपको दिखाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपको वो सारे केसेस दिखाएंगे, चलो आ जाओ। तीसरा केस क्या है भैया? ये तीसरे केस के बारे में कुछ समझ भी नहीं आ रहा, ये एक दूसरे को बस चढ़े चढ़े घूम रही हैं, तो इसको कहते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन, इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन और इसको कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। कितना? मेनी सॉल्यूशंस, यानी एक से ज्यादा हल, एक से ज्यादा हल, एक से ज्यादा हल, सो मेनी या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन भैया ऐसा तो आपने बता दिया, क्या यार हम हमेशा उसको खींच के देखेंगे क्या हम इसको बार बार ऐसे देखेंगे क्या कि आओ चलो उसका पहले हम जो है डायग्राम जो है उसको सॉल्व करें, उसके बाद उसको ग्राफ पे खींचे, तब हमको जाके पता चलेगा कि ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हैं? क्या हम ये सारी बातें जो है वो हम ड्रा करने के बाद ही? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको
ये इक्वेशन पता होना चाहिए कि एक इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन आपका होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 होता है डियर, ये आपका इक्वेशन 2 होता है। अब यहां पे जो मैं लिखने जा रहा हूं उस बात को आपको मेमोराइज कर लेना है, उस बात को आपको अपने दिमाग में डाल लेना है डियर। पहला केस फॉर यूनिक सॉल्यूशन यानी एक हल के लिए। ये पहला वाला केस कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए आप जान लीजिए डियर, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, यानी कि यहां पे बराबर तो लगा है लेकिन आप यहां पे लगा लीजिए इफ a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2 होगा, तो ये जो केस होगा डियर, ये जो केस होगा वो आपका देगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या देगा आपका, ये आपका देगा डियर यूनिक सॉल्यूशन, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन दे रहा होगा। ये बात अगर आपको समझ में आई हो डियर, तो सबसे पहले आप इसको उतारने की कोशिश करें। सबसे पहले आप इसको उतारने की कोशिश करें कि यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा आपका a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। ओके, क्या आप ये चीज कनेक्ट कर पाए, क्या आप ये चीज कनेक्ट कर पाए डियर? ओके, आइए अब आ जाइए आप सेकेंड वाले केस पे। जब आपका ये पैरेलल चला जाएगा, जब आपका ये पैरेलल जा रहा होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाइएगा कि ये पैरेलल जा रहा है? तो दूसरा केस जो होता है डियर वो होता है आपका पैरेलल यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी हल नहीं, यहां पे जान लीजिए कोई भी हल नहीं, नो सॉल्यूशन। तो उसके लिए केस होता है डियर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये जो केस होता है डियर, ये होता है आपका किसके लिए, ये होता है आपका पैरेलल के लिए, यानी कि नो सॉल्यूशन के लिए। आप चलिए इसको भी फटाफट से आप इसको भी उतार लीजिए, फटाफट से इसको उतारिए कि कब ऐसा होगा कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसा होता है डियर, अगर ऐसा होता है तो ये होगा क्या, ये होगा आपका नो सॉल्यूशन। क्या होगा डियर? नो सॉल्यूशन होगा। ये बात आपको समझ में आई? और बस अब तीसरा केस जो होता है, तीसरा केस आपका आ जाता है माय डियर, तीसरा केस आपका आ जाता है जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तो आपका होगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अगर इस तरीके का केस आपको मिलता है, अगर इस तरीके का केस आपको मिलता है, तब आप यहां पे कहेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब एक से ज्यादा हल, एक से ज्यादा हल, एक से ज्यादा हल। तो ये रहा थोड़ा सा बेसिक किसका, लीनियर, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म का। यहां तक अगर आपको बात समझ में आई हो डियर, तो ये तो था कि जब हम लोग ग्राफिकली इसको हम लोग देख रहे होंगे, जब हम लोग इसको कैसे देख रहे होंगे, इसको हम लोग ग्राफिकली देख रहे होंगे। यानी कि कुल मिला के आपको अगर ये कहा जाए कि इसका हल, तो आप ये कह सकते हैं इसका हल दो तरीके से पॉसिबल होता है। पहला ग्राफिकल मेथड, एक ग्राफिकल मेथड, ये जो हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, ये डियर है आपका ग्राफिकल मेथड। और दूसरा जो होता है डियर, वो होता है आपका एल्जेब्राइक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड होता है। तो एल्जेब्रिक मेथड जो होता है डियर, फिर से वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो फिर से तीन पार्ट में डिवाइड होता है डियर।
एल्जेब्रिक पार्ट जो होता है कि एल्जेब्रिक मेथड से हम इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ये 3 प्रकार से फिर से होता है। पहला कौन सा होता है, पहला कौन सा होता है, एक तो आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, विस्थापन विधि सबके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल आप इस बात से चिंता मत करिएगा, बस पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग थ्योरी टाइप की चीज जो मैथमेटिक्स में थ्योरी होती है वो थ्योरी हम लोग कवर कर ले रहे हैं डियर फटाफट से। ओके, तो एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाता है, दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं डियर, ये आपका विस्थापन विधि हो जाता है और ये आपका एलिमिनेट करना यानी क्या, सब्स्टिट्यूशन मीन्स विस्थापन होता है और एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं यार, थोड़ा सा देखो दिमाग से उतर रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसको विस्थापन कहते हैं, एलिमिनेशन को क्या कहते हैं भाई बताना तो जरा। विलोपन, एक कार्ड दिया याद रखे आप, ठीक है 16 मिनट पे है, ठीक। तो डियर एक तो आपका सब, दूसरा एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है डियर विलोपन, हिंदी में इसको विलोपन विधि कहते हैं, विलोपन विधि। और तीसरा मेथड जो होता है डियर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसी को कहते हैं वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके ये सारे के सारे मेथड्स की सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कैसे निकालते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो यही कुल मिला के घूम फिर के बस इतनी ही थ्योरी है आपके इस वाले चैप्टर में, कुल मिला के घूम फिर के इतनी ही थ्योरी है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और 1 बाय 1 करके ये पूरी की पूरी जितनी भी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी वो सारी की सारी थ्योरी हम लोग क्लियर करते हैं। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर हम लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग के जो 15 से 20 मिनट हम लोगों ने बात की डियर, उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक फंडामेंटल सीख ली। जो थ्योरेटिकल पार्ट था लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का, वो चीज हमारा डियर कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सीधे जंप करते हैं और आते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे। ओके डियर, तो एनसीईआरटी का ये जो सबसे पहला हम लोग अब क्वेश्चन लेने चल रहे हैं जो कि है एक्सरसाइज 3.1 का। ओके, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो भाई देखो आफताब क्या है, कि आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से, कह रहा है कि भाई 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी उम्र का, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे तुम्हारी उम्र का 7 गुना था और 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं और हम लोग इसको एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों से करने की कोशिश करते हैं। ओके डियर, और ये क्वेश्चन हमको बहुत ढेर सारी बातें सिखा के जाने वाला है। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे करते हैं। ओके डियर, तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई इसको एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड से करेंगे कैसे। तो देखो सबसे पहली चीज ये थी कि आफताब है और उसकी पुत्री है। तो चलो हम लोग ये मान लेते हैं कि आफताब की यानी पिता की उम्र हम लोग मान लेते हैं, पिता की उम्र
हम लोग मान लेते हैं x डियर, और पुत्री की उम्र हम लोग मान लेते हैं y। ओके, तो आफताब की उम्र हो गई x और उसकी पुत्री की उम्र हो गई कितना, y हो गई। चलो ठीक है, तो सबसे पहले 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले का मतलब x -7 और y -7। देखो एक बात याद रखना, ये जो तुम आयु मान रहे हो ये दोनों वर्तमान आयु है, ये दोनों वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है यानी कि वर्तमान आयु है। चलो ठीक है, हाँ तो 7 वर्ष पहले जो पिता था वो 7 गुना था। इसका मतलब ये हुआ डियर कि अगर हम इसमें 7 से गुणा करेंगे पुत्री की आयु में तब जाके पिता के बराबर आएगी, ये बात आप भूलिएगा नहीं। तो चलो यहां से हो गया x -7 इज इक्वल टू 7 y -7, 7 जा 49। ओके, इसका मतलब हो गया कि x -7y इज इक्वल टू, ये भी उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -42 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। बताइए ये बात आपको समझ में आई डियर कि नहीं, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? अगर ये बात समझ में आ गई तो आपकी आधी समस्या सॉल्व हो चुकी है। ये था आपका पहला केस, ये था आपका पहला केस। अब आ जाइए आप सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस ये कह रहा है कि जब आज के 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद का मतलब हो गया कि x +3 और y +3। बोलो हाँ या ना, पक्का पक्का? चलो ठीक है, क्या कह रहा है कि पिता जो है वो 3 गुना रह जाएगा, यानी कि आज हम लोग पुत्री में कितने से 3 से गुणा कर दें तब वो पिता के बराबर हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब हो गया डियर कि x +3 इज इक्वल टू 3y +9। तो यानी कि x -3y इज इक्वल टू हाउ मच डियर, 6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। इससे ज़्यादा आपको नहीं सॉल्व करना। एनसीईआरटी ने आपसे बस इतना ही पूछा है कि भाई कैसे कितना होगा, बस। अगर आपको इसको सॉल्व करना ही है तो ये आप क्या करिए कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा लीजिए। चलिए x -7y इज इक्वल टू -42। चलिए आप क्या करिए, इसको घटा लीजिए। जैसे ही आप घटाएंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये दोनों चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4y, और 4y इज इक्वल टू कितना हो गया 42 और प्लस नहीं, हाँ प्लस हो जाएगा ना, 42 और 42 + 6 48। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो यानी कि y इज इक्वल टू 12 आ गया, यानी पुत्री जो है वो 12 की है। तो पिता कितने का होगा, यहीं पे रख दीजिए, यहीं पे रख दीजिए, 12 × 84 कितना 84। तो x - y बराबर -42, तो x इज इक्वल टू कितना -42 और +84, ये आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42, पिता आ जाएगा आपका 42। लेकिन ये चीज आपको निकालना नहीं था ढेर, ये चीज आपको निकालना नहीं था, बस केवल आपको इक्वेशन बना देना था, जो कि हम लोगों ने बना दिया। कहाँ पे, पहला इक्वेशन आपका ये बन गया था और दूसरा इक्वेशन डियर आपका कहाँ बन गया था, दूसरा इक्वेशन आपका ये बन गया था, बस। अब हम आ जाते हैं जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी। पहला इक्वेशन यहां पे है, इसको लिखिए तो x -7y इज इक्वल टू -42, या इसको माइनस को आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा +42 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। और दूसरा यहाँ पे आइए, दूसरा आप लिख सकते हैं कि x -3y और ये इधर आएगा तो -6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो अब माय डियर आप ये बताओ इसमें a1 b1 c1 क्या है। तो ये है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे है 1, यानी ये है आपका a1, ये है आपका b1 और ये है आपका c1, ये है आपका a2, ये है आपका b2 और ये है आपका c2। अब यहां से आपको पता चलेगा कि जब आप इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा। जरा देखिए तो 1/1 इज इक्वल टू, अभी इक्वल टू लगा दीजिए, अभी हम लोग देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। देखिएगा यहाँ पे -7/-3 और यहाँ पर भी लगा दीजिए 42/-6।
देखिए तो क्या बराबर आ रहा है कुछ भी? यहाँ पे ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं, हालांकि इससे तो मतलब ही नहीं होता है डियर, इससे तो हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं होता है। बस अगर ये चीज नॉट इक्वल टू है तो जरा याद करिए, अभी जो हम लोगों ने 10 मिनट पहले बात करी थी, हमने आपसे क्या कहा था, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू अगर b1/b2 है डियर, तो ये क्या करता है, ये यूनिक सोल्यूशन देता है। ये क्या देता है, ये यूनिक सॉल्यूशन देता है, यानी सिंगल सॉल्यूशन देता है। क्या देता है, सिंगल सॉल्यूशन देता है, यानी केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू हम लोग कितना 42 निकाले हैं और y की वैल्यू 12 निकाले हैं। अब देखिए बात ये आती है, इसको ग्राफ पे आप कैसे ड्रा करेंगे। ग्राफ पे ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपको एक x एक्सिस खींचना पड़ेगा और एक आपको y एक्सिस खींचना पड़ेगा। इतना तो 9th क्लास में यार होते हुए हम लोग पता ही चल जाता है कि यहाँ पे आप एक x का कॉलम बनाइएगा और यहाँ पे एक y का कॉलम बनाइएगा। x और y की अलग अलग वैल्यू रख दीजिएगा, इसके लिए आपको एक इक्वेशन यहाँ पे अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी, फिर y के लिए लिख दीजिएगा, फिर आपका x पे रखिएगा, y के लिए मिल जाएगा। ऐसा ही पहला और दूसरा दोनों इक्वेशन के लिए कर लीजिएगा, आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके डियर, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी का ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन था। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक 3.1 एक्सरसाइज। ओके, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। ओके चलो, हाँ तो डियर एनसीईआरटी 3.1 का पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका। ओके डियर, अब आइए हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िए, आपके लिए बोर्ड पे वो क्वेश्चन आ गया होगा डियर। चलिए फटाफट से करिए। देखिए क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले तथा 6 गेंदें 3900 रुपए में खरीदी। फिर क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो है ना ये प्यारा क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन वही जो मैंने आपको बात बताई थी ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, उसमें मैंने 3 केसेस आपको बताई थी। उन्हीं 3 केसेस के लिए आपको ये क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करते हैं डियर, इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे करते हैं। ओके चलो, तो अब आपको ये बात पता चल चुकी होगी डियर कि ये आपका एनसीईआरटी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें। 3 बल्ला माने बैट, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि मान लो बैट की कीमत x थी और बॉल की कीमत जो थी डियर वो आप मान लीजिए y। तो 3 बल्ले और 6 गेंद, इसका मतलब आप ये कह सकते हो 3x + 6y = 3900। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 डियर। और दूसरा इक्वेशन आपका कह रहा है कि एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें, यानी ये है आपका केस नंबर 1। केस नंबर 2 में कह रहा है कि एक बल्ला का मतलब 1 × x करिएगा, 1 × x है ना, प्लस कितना 3 बॉल 3 बॉल = कितना 1300 रुपए। 1300 रुपए ये आपका बन गया माय डियर इक्वेशन नंबर 2। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। बताइए कैसा लग रहा है आपको, क्या आप इसमें कंफर्टेबल हैं, क्या आप इसमें कंफर्टेबल हैं, बताइए फटाफट से, क्या आप इसमें कंफर्टेबल हैं। ओके, अब आप अगर ध्यान पूर्वक इसको देखें तो आपका काम हो चुका है। एनसीईआरटी ने आपसे केवल इतना ही करने को बोला था, लेकिन मैं आपको एक स्टेप आगे ले चलता हूं। चलिए आप a1/a2
इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, या नॉट इज इक्वल टू या क्या है, कैसा है, आइए हम लोग इस चीज को यहां पे अप्लाई करते हैं। आओ देखो 3 अपान 1 इज इक्वल टू क्या 6 अपान 3 है, क्या इज इक्वल टू 3900 अपान 1300 है, क्या ऐसा है। और देखें 3 1 यहां पे काटो 2 से 2 तियां 2 1, चलो यहां पे काटो 13 से 13 करने और 13 तियां, यानी कि 3 अपान 1 इज इक्वल टू 3 अपान 1 इज इक्वल टू 3 अपान 1। देख रहे हैं, मिल गया ना आपको। यानी कि आपको कौन सा केस मिल गया, आपको यही केस मिल गया माय डियर। और ये केस अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ये बात अगर आपको थोड़ा सा भी ये बात याद हो तो आप जल्दी से बताइए ये कौन सा केस था, ये कौन सा केस था, ये कौन सा केस था। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। हाँ, ये वाला केस कौन सा था, ये वाला केस आपका था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी एक से ज्यादा हल, एक से ज्यादा हल। और एक बात मैं आपको बता दूं माय डियर कि आप इसका एक से ज्यादा हल निकाल लेंगे। ओके, अब जब आप इसको XY प्लेन पे खींचिएगा तो आपको क्या होगा, तो आपको ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर घूमती हुई मिलेंगी, यानी संपाती होंगी, कोइंसाइडिंग होंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी मिलेंगी, जहां पे ये आपका x एक्सिस होगा और ये आपका y एक्सिस होगा। अगर किसी बच्चे को ग्राफ खींचने में दिक्कत होती है या दिक्कत हो रही है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए डियर, मैं उसको प्रॉपर टैबलेट पे खुद आपको खींच करके वो दिखा दूंगा। आप कमेंट जरूर करिएगा कि भैया आप हमको बताइए कि ग्राफ पे कैसे खींचा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि 9th क्लास में आप लोगों ने सीख रखा है, तो इसलिए ये ग्राफिकल मेथड बिल्कुल आता होगा आपको। ओके डियर, तो ये रहा आपका NCERT 3.1 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि दूसरा क्वेश्चन। अब आइए डियर हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं इस NCERT बुक के 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। ओके डियर, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसको स्क्रीन पे देखिए डियर क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। कितना? 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का दाम कितना था? 160 रुपए था। लेकिन अब क्या करें कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का दाम 300 रुपए हो जाता है। यानी डियर अब आपको क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड दोनों से आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, बस केवल आपको उसको व्यक्त कर देना है। यानी कि आपको केवल क्या कर देना है, आपको केवल लगा देना है बस, ठीक है। यानी आपको केवल इक्वेशन बना देनी है बस। चलो ठीक है, आओ अब हम लोग क्या करते हैं डियर, इस क्वेश्चन को बोर्ड पर करने की कोशिश करते हैं। ओके चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका NCERT का 3.1 का 3rd क्वेश्चन। ओके, कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। तो मान लो कि एप्पल का जो प्राइस है, सेब का जो प्राइस है वो आपका x है, और ग्रेप्स यानी कि अंगूर का जो प्राइस है आप उसको y मान लीजिए डियर। ओके, अब आपसे ये कह रहे हैं कि 3 किलोग्राम सेब है, यानी कि 3 × x प्लस, और अंगूर कितना लिया है उसने 1 किलोग्राम, यानी कि 1 × y बराबर कितना 160 रुपए में पहले लिया था। यानी कि ये आपका जो इक्वेशन बना डियर वो बना 3x + 1y। 1 क्यों लिख रहा हूं, इसलिए क्योंकि जिससे कि आपको b1 पता रहे।
इज इक्वल टू 160। यहां से आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। वैसे ये 1 लिखना अब कक्षा 10 वाले बच्चों को शोभा नहीं देता, ठीक है, तो ये 1 वगैरह मत लिखा करिए। टेक्निकली जो है ये बहुत ही क्राइम लगता है कि आप 1 लिख के जो है बैठे हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। अब 4 किलोग्राम सेब का मतलब 4 गुणे x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर का मतलब 2 गुणे y बराबर कितना है डियर, 300 रुपए है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बनने वाला है, यानी कि 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 डियर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके का ये सॉल्यूशन हमको देने वाला है। क्या ये हमको यूनिक सॉल्यूशन देगा, क्या ये हमको इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन देगा, या ये हमको कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। आओ देखते हैं। चलो 3/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 160/300। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? 3/4 कुछ नहीं, 1/2 कुछ नहीं। इसको आप काट सकते हैं, यहां से काट दीजिए। 2 से कितना हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा और 2 से 15 हो जाएगा। यानी कि कुछ नहीं डियर, 3/4 नॉट इज इक्वल टू 1/2 और नॉट इज इक्वल टू 8/15। यानी कि ये कैसा होता है, ये तो बिल्कुल उसी प्रकार का है ना कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। बोले तो एक हल, एक हल। तो ये हो गया आपका एल्जेब्रिक मेथड। ये बेसिकली आंसर आपका ये है और ये है, ये आपका होगा एल्जेब्रिक मेथड। लेकिन इसी चीज को ग्राफिकल में दिखाना होगा तो आप क्या करिएगा, आप x और y प्लेन खींचिएगा। ये x है, ये y है। उसके बाद आप क्या करिएगा, x और y का 2 कॉलम बनाइएगा, x की वैल्यू लीजिएगा, ऐसा ही पहले के लीजिए है ना, पहले के लिए करिएगा, ऐसे ही दूसरे के लिए करिएगा। और दूसरे है ना, दोनों को पता करके आप यहाँ पे ड्रा कर दीजिएगा। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो इस तरीके का चीज आपको मिल जाएगा कब, जब आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे डियर। तो मेरे ख्याल से अब इस लेक्चर को यहीं पे हमें रोक देना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए और हम लोगों ने एनसीईआरटी का 3.1 सेक्शन का तीनों क्वेश्चन कर लिया है डियर। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में डियर हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग थोड़ी सी बातें और करेंगे और उसके बाद हम लोग लेंगे एनसीईआरटी 3.2 के सारे क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए ठीक है, आप ऐसे ही बिल्कुल स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड, बिल्कुल आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए, जिससे कि हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चंस को कर लें। ओके डियर, हाँ, तो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को लगा दिया करेंगे। ओके डियर, तो चलो ठीक है, आप जहाँ कहीं भी ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।